हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम सहकारी खेती प्रसंस्करण अर्थात खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ेंगे। तो सहकारी खेती की किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। तो सहकारी उन्नत खेती कृषि में उन्नतशील तरीकों को अपनाने के लिए कुछ समितियों के निर्माण का कार्य किया जाता है, जो सामूहिक रूप से बीजों को खरीदने, जुताई करने, मशीनों के सामूहिक प्रयोग आदि के कार्य को करती हैं। इस समिति में प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र होता है और वह अपनी भूमि पर अलग अलग खेती करने का कार्य करता है। सहकारी उन्नत खेती कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम सहकारी संयुक्त खेती। तो सहकारी संयुक्त खेती क्या है? इस प्रकार की खेती में भूमि को एकत्रित करके एक बड़ी इकाई को बना लिया जाता है और खेती को सामूहिक रूप से करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए एक कमेटी उपस्थित होती है, जिसमें एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है तथा सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। इसमें भूमि का स्वामी व्यक्तिगत ही रहता है तथा वर्ष के अंत में जो भी पैदावार होती है उसे सामूहिक रूप से बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ को आपस में बांट लिया जाता है। इस प्रकार की खेती को सहकारी संयुक्त खेती कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहकारी लगान द्वारा खेती। तो इस प्रकार की खेती में स्वामी भूमि को फ्रेश होल्ड कराने का कार्य करता है या करती है और सभी सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे भाग प्रदान करने का कार्य करती है और भूमि के प्रयोग के बदले में सदस्यों से लगान को लेने का कार्य करती है। समिति इन सदस्यों को ऋण, बीज, खाद, मशीन आदि को प्रदान करने का कार्य करती है तथा प्राप्त होने वाली उपज को बेचने में भी सहायता प्रदान करती है और प्राप्त होने वाली आय को या लगान को समान रूप से विभाजित करने का कार्य करती है। इस प्रकार की खेती सहकारी लगान द्वारा खेती कहलाती है। इसमें सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। अब पढ़ेंगे हम सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रकार की खेती में समिति भूमि के पट्टे कर देती है या कर लेती है। यह खेती सामूहिक रूप से की जाती है तथा सभी सदस्य अपने सभी साधनों को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। सदस्यों को कार्य करने के लिए एक निश्चित मजदूरी मिलती है। यह खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके कारण होने वाले खर्च कम होते हैं, जिन्हें सदस्यों के माथे बांट दिया जाता है। काम करने वाले सदस्यों को एक निश्चित मजदूरी प्रदान की जाती है और अंत में सभी खर्चा को काटकर प्राप्त होने वाले लाभ को अन्य सदस्यों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार की खेती को सहकारी सामूहिक खेती कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहकारी खेती के लाभ अर्थात सहकारी खेती के क्या क्या लाभ हैं। तो इस खेती में पशु और मनुष्य दोनों के श्रम को उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग लागत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से खेती के कार्य को किया जाता है। इसका उपयोग करके कृषकों के शोषण को रोका जा सकता है। इसका उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र को या ग्रामीण जीवन को सुधारा जाता है। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहकारी खेती में ग्रामीण किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाना होता है या अच्छे स्तर पर ले जाना होता है। इसके द्वारा गांवों से होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। पलायन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो गांव को छोड़ने का कार्य करता है, पलायन कहलाता है। किसानों को ऋण से बचाने का कार्य किया जा सकता है। सहकारी खेती के फलस्वरूप ग्रामीण एवं ग्राम में उपस्थित स्त्रियों को कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित करने के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम सहकारी खेती से हानियाँ अर्थात सहकारी खेतियाँ की कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे समिति की देखरेख करने वाले लोगों में उत्तरदायित्वों की कमी होती है, जिसके कारण सदस्यों में एक समान भावनाएं नहीं पाई जाती हैं। लोगों में प्रोत्साहन की कमी होने पर भी सहकारिता के कार्य को नहीं किया जा सकता है। मिश्रित खेती की असफलता का एक बड़ा कारण प्रति एकड़ उत्पादन की मात्रा में आने वाली कमी भी होती है। जीवन स्तर में निचलापन का होना, मशीनों का उपयोग अधिक होने के कारण भी लागत अधिक हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति सहकारिता में रुचि नहीं दिखाता। भूमि सुधार के कार्यों में अत्यधिक धीमा पर होने पर के कारण उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है या जिसके कारण कृषक एक दूसरे से जुड़ने का कार्य नहीं कर पाते हैं। अधिक बेरोजगारी के कारण भी सहकारिता में भी प्रभावित होती है।
क्योंकि सभी कार्य वर्तमान में मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय में लगातार मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण भी सहकारी खेती में के क्षेत्र में कमियां देखने को मिल रही हैं। अब पढ़ेंगे हम सहकारी खेती में धीमी प्रगति के कारण। तो भारतीय किसान अशिक्षित है, रूढ़िवादी विचारधारा का है। सरकार द्वारा सहकारी समिति की उपेक्षा करना भी एक मूल कारण है। फर्जी समितियों का गठन है, योग्य नेतृत्व का अभाव होना। अब हम पढ़ेंगे सहकारी खेती को सफल बनाने के सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सरकार को भूदान एवं भूमि सुधार के अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे कि व्यक्ति स्वेच्छा से सदस्य बनना चाहिए, ऋण की सुविधाओं में सरलता होनी चाहिए, ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कमजोर एक निश्चित सहकारी समितियों का पुनर्गठन करना चाहिए एवं सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन अर्थात नेफेड। यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह क्या है? राज्य के सहकारी विपणन संघ ने आपस में मिलकर सन 1958 में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना को करने का कार्य किया, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों में स्थित है। यह एक बड़ा सहकारिता विपणन संगठन है जो प्रबंधन, विपणन और कृषि से संबंधित वस्तुओं से आयात निर्यात का कार्य करता है। यह नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे आलू, प्याज, अंडे, सेब, मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तेल, गोंद, मूंगफली, मसाले, सब्जी, इलायची इत्यादि आदि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का कार्य करता है। यह संगठन मुख्यतः तिलहन, दलहन, मोटे अनाज आदि को समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य करता है। इसके अलावा यह कृषकों को प्रतिस्थापक अर्थात कंपटीशन मूल्यों को भी दिलाने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद NCDC संशोधित विधेयक अर्थात NCDC का अधिकार क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को बढ़ाना तथा अतिरिक्त एवं तत्कालीन व्यक्तियों, सभापतियों, सचिवों को नियुक्त करना होता है। इसी के संबंध में NCDC ने अधिनियम के संशोधन के सुझाव को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर सन 1995 में व्यवस्थित बनाई गई, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया, परंतु अभी तक संसद ने यह विधेयक पारित नहीं हुआ है। हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA। यह एक स्वतंत्र एवं गैर सरकारी संस्थान है जिसकी शाखाएं सहकारिता के माध्यम से समस्त संसार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी क्षेत्रों में हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, मछली पालन में, भ्रमण में, गृह निर्माण में एवं उपभोक्ता सहकारिता में भी सदस्य हैं। इसमें लगभग 100 देशों में 230 से अधिक संगठन सदस्य हैं, जिसमें लगभग 760 मिलियन से अधिक सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात कार्य करते हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे सहकारिता के सिद्धांतों की रक्षा करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। सदस्य संगठनों में परस्पर सहायक संबंधों को बनाए रखने का कार्य करना, सदस्यों तथा उनके समुदाय की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करना। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सहकारी यूनियन अर्थात NCU। यह भारत का सर्वोत्तम सहकारी संगठन है जो सहकारिता के विकास के सभी खंडों को प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना सन 1929 में हुई थी, जिसे NCV के नाम से जाना जाता है या इस सन 1961 में जाना गया। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे सहकारिता शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, सहकारिता की समस्याओं का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, सहकारिता के विकास के लिए प्रचार प्रसार करना इसका कार्य होते हैं। सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना, सहकारी फंड को समायोजित करना, सहकारिता के विकास के लिए उचित सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का विकास करना इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड। देश की कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
दिसंबर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा साकार रूप से दिया गया। इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया, जिसमें 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ किया गया। यह बैंक सीधे रिजर्व बैंक से संबंधित है। प्रारंभ में इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, परंतु 31 मार्च 2010 को नाबार्ड की पूंजी 2000 करोड़ रुपए थी। इसका प्रबंधन करने के लिए एक बोर्ड के निर्माण का कार्य किया गया, जिसमें एक सभापति, संचालक, ग्रामीण अर्थशास्त्र व ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों में से एक है, 3 बैंक के अनुभवी व्यक्ति, 7 संचालक रिजर्व बैंक से तथा 3 संचालक केंद्रीय सरकार के तथा 2 संचालक राज्य सरकार से, 1 प्रबंध संचालक होता है। इन सभी का कार्यकाल 5 साल होता है। अब हम पढ़ेंगे नाबार्ड के कुछ प्रमुख कार्य। यह अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। यह ग्रामीण विकास की उन्नति एवं उसके उत्पादन को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग आदि की संस्थाओं की क्रियाओं को सूचित करने का कार्य करता है। यह सहकारी बैंकों के निरीक्षण का कार्य करता है। यह अनुसंधान एवं विकास निधि अर्थात पैसे को बनाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास में शोध कार्यों को करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।